हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 001 जिसका नाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी लर्निंग एंड मेमोरी है, उसका ब्लॉक 2 का यूनिट 2 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर गिलफर्ड की थ्योरी की थी और सेकंड पार्ट में हमने गार्डनर की थ्योरी के बारे में बात की थी। आज हम इस थ्योरी में स्टर्नबर्ग की ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ट्रियार्चिक थ्योरी क्या है, क्योंकि इन्होंने तीन कंपोनेंट्स के ऊपर मेन जो है फोकस किया है, जिसके अंदर इन्होंने जो है मेटा कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसको कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दूसरा एक्सपीरियंशियल पे किया है, तीसरा कॉन्टेक्चुअल पे किया, इसलिए इनकी थ्योरी को हम ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी हम सबके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इनके बारे में कि इनका जो ही वॉज बॉर्न ऑन December 8, 1949, और क्या थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड साइकोमेट्रिशियन जो कि हुई स्किल्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो ये सारा थोड़ा डिटेल में उनके बारे में है। यहाँ से स्टार्ट होती थी ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस डेवलप्ड बाय स्टर्नबर्ग इज ए कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट सोशल एंड कंटेक्चुअल फैक्टर अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एबिलिटीज़। इन्होंने ह्यूमन एबिलिटीज़ के बारे में तो कहा ही है, साथ में इन्होंने सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के बारे में भी काफ़ी डिटेल में बात की है। स्टर्नबर्ग फेल्ट दैट द थ्योरीज दैट प्रीसीडेड हिम वर नॉट इनकरेक्ट or but rather incomplete. Consequently, his theory like Gardner's takes into account creative and musical, उन्होंने इसको भी लिया, but as for the other 6 intelligences from Gardner's theory, Sternberg classified them into 6 different type। तो उन्होंने अपनी जो है उसकी बेस के ऊपर, जो गार्डनर ने तो 9 ली थी ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी है उसको मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस में बांटा है, जिसमें एनालिटिक एंड प्रैक्टिकल। एनालिटिक जिसमें एकेडमिक स्किल्स होती हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल स्किल्स होती है एनालिसिस करने की, वो हम इसको पढ़ेंगे अभी, एंड प्रैक्टिकल। एंड दीज 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस डिफर एंड आर डिफाइंड एज फॉलोज। एनालिटिक प्रॉब्लम टेंड टू हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय अदर पीपल, बी क्लियरली डिफाइंड, come with all the information needed to solve them. They have सिंपल, मैं आपको पहले बताती हूँ कि इन्होंने क्या कहा है। ये क्या कहना चाहते हैं, जो स्टर्नबर्ग है इन्होंने 3 कंपोनेंट पे फोकस किया है, जिसका नंबर 1 पे कौन से कॉम्पोनेंशियल जिसको बोलते हैं, जिसको हम एनालिटिकल भी बोलते हैं, और जो फर्दर किस पे डिपेंड करते हैं, जिसके आगे 3 और होते हैं, मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन। यहाँ पे आपको एक डायग्राम मिल, हाँ ये रहा, मैं आपको डायग्राम तो समझाती हूँ। जो इनकी जो पूरी जो ट्रियार्चिक थ्योरी है वो इस डायग्राम में है कि इन्होंने 3 कंपोनेंट्स लिए, कंपोनेंशियल थ्योरी, सब थ्योरी, देन एक्सपीरियंशियल, देन कॉन्टेक्चुअल। कंपोनेंशियल में इन्होंने कौन कौन से कंपोनेंट्स लिए, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस एंड एक्विजिशन। लास्ट की जो रो है वो रिपीट है, उसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल, जो कि नॉवेल्टी एंड ऑटोमेशन को लिया है, और कॉन्टेक्चुअल में जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं वो एडेप्टेशन, सिलेक्शन, शेपिंग। ठीक है, ये 3। अब इनके बारे में हम क्या करेंगे कि कंपोनेंशियल क्या होता है। कंपोनेंशियल का मतलब क्या है, हमारी एनालिटिक स्किल जो होती हैं, एकेडमिक स्किल होती है, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। और मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसका टू प्लान द थिंग्स, हम कैसे थिंग्स को प्लान करते हैं। परफॉर्मेंस में हम क्या करते हैं, एक्शन करना, एग्जीक्यूट करना। और एक्विजिशन में क्या करते हैं, नॉलेज को एक्वायर करना। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि कॉम्पोनेंशियल थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, जो ये हमारी जो एनालिटिकल स्किल्स होती हैं उससे रिलेटेड होती है, जो कि फर्दर मेटा कॉम्पोनेंट्स, परफॉर्मेंस एंड एक्विजिशन पे डिपेंड करती है। मेटा कॉम्पोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, टू प्लान द थिंग्स, और परफॉर्मेंस क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट करना, एक्शन में लाना, एंड नॉलेज एक्विजिशन नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी। एक्सपीरियंशियल का मतलब क्या है कि हम कैसे एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उसमें इन्होंने जो है क्रिएटिविटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें क्या है कि बेस्ड ऑन आवर जो है एक्सपीरियंसेस, हम जो किसी चीज़ में हम जब मास्टरी कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉवल्टी होता है, शुरू में कोई चीज़ नई होती है हमारे लिए, वो हमारे लिए नया एक्सपीरियंस होता है। हम जब उसी चीज़ में मास्टरी कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑटोमेशन। और इसमें जो है क्रिएटिविटी का बहुत इन्होंने रोल दिया है। और फिर कंटेक्चुअल। कंटेक्चुअल में इन्होंने क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट के जब हम जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, शुरू में क्या होता है, एडेप्टेशन, उसको कैसे हम अडेप्ट करते हैं, और फिर कैसे उसको जो है सेलेक्ट करते हैं। जो चीज़ें हमारे को कुछ चीज़ों के लिए हमारे को मतलब कि पहले हमने अडेप्ट कर लिया, अगर नहीं कर पाते तो हम एनवायरनमेंट को चेंज कर देते हैं, शेपिंग कर लेते हैं, और या फिर हम उसको क्या करते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं, जो चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है बदल लेते हैं, जिसको कहते हैं। अब है इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि कॉम्पोन यहाँ से है इसकी थ्योरी। स्टर्नबर्ग ट्रियार्चिक थ्योरी include 3 facets or subtheories: the componential subtheory, which outlines the structures and mechanism that underlie
इंटेलिजेंट बिहेवियर कैरेक्टर जैसे मेटा कॉम्पोनेंट, मेटा कॉग्निटिव जिसको हमने बताया मेटा कॉम्पोनेंट, परफॉर्मेंस और नॉलेज एक्विजिशन। इन्होंने इसको आगे फर्दर में बांट दिए किसको, कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी को। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है कि जो है नंबर 2 पे एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंशियल जो सब थ्योरी है डेट प्रपोज इंटेलिजेंट बिहेवियर बी इंटरप्रेटेड अलोंग ए कंटिन्यूम ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम नॉवल टू हाईली फेमिलियर टर्म। हम कोई भी नया काम करते हैं तो शुरू में वो हमें नया लगता है, लेकिन उसमें जब उसको वो फेमिलियर हो जाते हैं, उसमें एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, मास्टरी कर लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है वो ऑटोमेशन बन जाता है, अपने आप उसको करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3 पे कंटेक्चुअल सब थ्योरी। वी स्पेसिफाइड इंटेलिजेंट बिहेवियर बी डिफाइंड बाय द सोशो कल्चरल कंटेक्ट, जिसमें हम रहते हैं, जिस सोशल सोसाइटी में जिस कल्चर में हम रहते हैं, इन विच इट टेक्स प्लेस एंड इन्वॉल्व एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, सेलेक्शन ऑफ बेटर environment and shaping to the present environment. तो according to Sternberg क्या है, a complete explanation of intelligence entails the interaction of these three मेन इन्हीं पे डिपेंड करती है उनकी। द कंपोनेंशियल सब थ्योरी क्या कहती है कि स्पेसिफाई द पोटेंशियल सेट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस दैट अंडर बिहेवियर, हाउ द बिहेवियर इज जनरेटेड, कैसे बिहेवियर जनरेट होता है। वाइल द कंटेक्चुअल थ्योरी क्या कहती है कि एक्सटर्नल वर्ड के साथ हम कैसे एडजस्ट करते हैं। और एक्सपीरियंशियल थ्योरी कैसे कहती है कि एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर इन ए गिवन टास्क और सिचुएशन एंड द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी एक्सपीरियंस और तो कैसे कैसे हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं। कॉम्पोनेंशियल में इन्होंने क्या कहा है कि कैसे हम लोग जो है हमारी इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर हम कैसे बिहेवियर जो है वो जनरेट होता है। और कॉन्टेक्चुअल क्या होता है, हम कैसे जो है सीख लेते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ में अडेप्ट करना या उसको शेप करना। या तो हम अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, या जो क्या कहते हैं सेलेक्टिवली होकर उसको शेपिंग या एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देते हैं, उसी को ही शेप कर देते हैं। नेक्स्ट है, अब इसमें पूरे डिटेल में पढ़ेंगे इसको कि कंपोनेंशियल क्या क्या होता है। कंपोनेंशियल सब थ्योरी के बारे में जैसे बताया कि एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है कंपोनेंशियल, और इंटेलिजेंस जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या होती है, द एबिलिटी टू कंप्लीट क्या एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। एंड दिस टास्क क्या होते हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम दैट हैव ओनली सिंगल करेक्ट आंसर। एनालिटिकल स्किल्स में क्या होता है, जब कोई भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक सिंगल हमारे को एक ही आंसर मिलता है। एंड इट इज सिमिलर टू स्टैंडर्ड साइकोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, फॉर एग्जाम्पल एज मेजर्ड बाय एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालॉजीज, पजल्स, ये सारी क्या होती है हमारी एनालिटिकल स्किल्स से, तो हम उसको सॉल्व करते हैं एंड कॉरस्पॉन्ड to his earlier componential intelligence. Sternberg considers that this reflects how an individual relates to his internal world, क्योंकि जो उसके इंटरनल वर्ड है, उसके अंदर उसको किसी सोसाइटी की जरूरत नहीं है, कि एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, उसके अंदर की स्किल्स होती हैं ये। एंड अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो होती है, जिसको हम एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी कहते हैं, इज बेस्ड ऑन द जॉइंट ऑपरेशन किनका, मेटा कंपोनेंट्स एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स एंड नॉलेज एक्विजिशन, जिसको हमने जो एनालिटिक इंटेलिजेंस जो है इसी को इन्होंने जो कंपोनेंशियल सब थ्योरी भी कहा है। और किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जॉइंट ऑपरेशन किस किस के, मेटा कंपोनेंट्स के, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन, जैसा कि इन्होंने इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने बताया हुआ है कि मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं। मेटा कंपोनेंट्स कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवेल्युएट हमारी क्या करते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, टू प्लान द, हम कैसे उसकी चीज़ को प्लान करते हैं, कैसे टू प्लान द थिंग। तो दीज आर द एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन टू ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज परफॉर्मेंस एंड नॉलेज। अब फर्दर क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, हम कैसे उसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले शुरू में हमने प्लान कर लिया, अब क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस। एंड देन क्या जो हमारी नॉलेज गेन होती है, दैट इज दी हमारी नॉलेज एक्विजिशन। तो इन्होंने वो इन्हीं के बेस पे होता है ये। एंड दे आर द हायर ऑर्डर प्रोसेस दैट ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट। दे आर यूज टू एनालाइज प्रॉब्लम्स एंड पिक स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग देम एंड दे डिसाइड व्हाट टू डू। एंड परफॉर्मेंस कंपोनेंट मेनली वो है क्या है, हमने पहले प्लान करना है विद द हेल्प ऑफ मेटा कंपोनेंट्स, देन उस चीज़ को हमें एक्शन में लाना है, एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स, एंड देन हमारा जो नॉलेज एक्वायर करते हैं दैट इज हमारा एक्विजिशन। देन कम टू, ये सारा उन्होंने परफॉर्मेंस और उसके बारे में कहा है कि परफॉर्मेंस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करना स्ट्रेटजीज को। और नॉलेज में क्या होता है, प्रोसेस यूज इन गेनिंग एंड स्टोरिंग न्यू नॉलेज, जैसे कैपेसिटी फॉर लर्निंग। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव फैसेट या सब थ्योरी।
एक्सपीरियंशियल के का मतलब क्या है कि एक्चुअल में हम जैसे जो चीज़ सीख जाते हैं, एक्सपीरियंस हम लोग गेन कर लेते हैं, जो कि किस पे दो फर्दर किन भागों पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इसको नॉवेल्टी एंड ऑटोमेशन। जैसे हम इसको अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव, इन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस पे बहुत फोकस किया है। इसमें एक्सपीरियंशियल का मतलब भी एक तरह से इन्होंने क्रिएटिव को लिया है, इज द एबिलिटी टू सक्सेसफुली डील विथ न्यू एंड अनयूजुअल सिचुएशन बाय ड्राइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल। कोई भी हम नई चीज़ सीखते हैं उसके लिए है शुरू में हमारे को क्या होता है, जो है हमें उसको अब उस हिसाब से कि हमें कुछ हमारे को नई लगती है तो नॉवेल्टी होती है हमारे लिए। जो हम उसको सीखते हैं तो हम उसका हमें एक्सपीरियंस होते जाते हैं हम लोग। इंडिविजुअल हाई इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस मे गिव रॉन्ग आंसर बिकॉज दे सी थिंग्स फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। क्योंकि क्या कहते हैं कि अगर कोई किसी को क्रिएटिव नॉलेज ज़्यादा है तो वो क्या होता है, उनका देखने का तरीका दूसरा होता है, तो आंसर जो है जो जैसे जो उनकी एनालिटिक जो स्किल हमने जो पीछे की है उसमें वो गलत भी हो सकते हैं। दस क्रिएटिव इंटेलिजेंस इन्वॉल्व इनसाइट्स, उनका डिफरेंट तरीका, आउट ऑफ बॉक्स जिसको हम कहते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, सिंथेसिस एंड द एबिलिटी टू रिएक्ट टू नॉवल सिचुएशंस एंड स्टिमुलाई। स्टर्नबर्ग क्या मानते हैं, कंसीडर्स इट एज अ एक्सपीरियंशियल एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स हाउ एन इंडिविजुअल कनेक्ट्स द इंटरनल वर्ल्ड टू द एक्सटर्नल रियलिटी। कैसे वो अपने उस चीज़ को सीखता है और अपने आप को बाहर की दुनिया से जोड़ता है। एंड स्टर्नबर्ग कंसीडर्स द क्रिएटिव फैसेट टू comprise the ability that allows people to think creatively and which allows people to adjust creatively and effective to new situation। इसलिए वो नॉवल्टी को कहते हैं कि सबसे पहले नॉवल्टी होती है जब हम अपने किसी नई चीज़ हमारे कोई सामने आती है उसके साथ हमारा एक्सपोजर होता है। एंड स्टर्नबर्ग बिलीव दैट मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल विल हैव also move from consciously learning in a new novel situation to automating उसमें हम एक्सपीरियंस या मास्टरिंग कर लेते हैं। मास्टरी करने के बाद न्यू लर्निंग सो दैट दे कैन अटेंड टू अदर टास्क। द एक्सपीरियंशियल फैसेट डील्स मेनली विद हाउ वेल ए टास्क इज परफॉर्म विद रिगार्ड टू हाउ फेमिलियर इट इज। जितना ज़्यादा हम उसके काम के साथ हम फेमिलियर होते जाते हैं उतना उसके हम अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, हम लोगों ने जैसे कोई टीचर है ना, उसको शुरू में उसको फर्स्ट क्लास लेनी है, तो हो सकता है उसको जब वो फर्स्ट डे वो क्लास में जाएगा तो शायद उसको बुक वगैरह वह पहले घर से जो है पढ़ के जाएगा, थोड़ा सा जो है अब जो चैप्टर उसको क्या पढ़ाना है उसको वह आंखों में से निकाल के जाएगा। लेकिन जो वो लगातार पढ़ाता जाएगा, उसको कई एक्सपीरियंस होता जाएगा लगातार कई सालों का, तो क्या होगा, वो शुरू में क्या था नॉवल्टी था, अब उसको क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया तो वो क्या हो गया, वो ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो गया। तो ये उसकी जो एक्सपीरियंशियल थ्योरी है कि स्टर्नबर्ग स्प्लिट्स द रोल ऑफ एक्सपीरियंस इनटू टू पर नॉवल्टी एंड ऑटोमेशन। ए नॉवल सिचुएशन इज वन दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, जो कभी एक्सपीरियंस ना की हो, और हम उसके लिए पीपल और एडॉप्ट or at managing a novel situation can take the task and find new ways of solving it that the majority people would not notice। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये जो क्रिएटिविटी पे बहुत फोकस किया है, तो नॉवल्टी का मतलब क्या है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उसको जो पहले जो उन्होंने कोई भी सिचुएशन उस टाइप की सिचुएशन पहले फेस नहीं की होती, लेकिन जब उसको करते हैं तो उसका अलग अलग तरीके से उसको करने का तरीका ढूंढ लेते हैं। एंड ए प्रोसेस दैट हैज़ बीन ऑटोमेटेड हैज़ बीन परफॉर्म मल्टीपल टाइम, जब बार बार उस काम को करते हैं एंड कैन नाउ बी डन विद लिटल और नो एक्स्ट्रा थॉट। अब उनको जब मास्टरी हो जाती है उनकी, तो उनको उस चीज़ के जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। एंड वंस द प्रोसेस इज ऑटोमाइज इट कैन बी डन इन पैरेलल विद द सेम और अदर प्रोसेस। तो हमें उस चीज़ के लिए दोबारा उसके हम जैसे मैंने आपको बताया कि टीचर जो है जब फर्स्ट डे क्लास में जाता है तो उसको क्या होता है कि पढ़ाने के लिए थोड़ा उसको पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो उसकी मास्टरी होती जाती है तो उसको ना तो उसको बुक देखनी पड़ती, बल्कि वह पढ़ाते और भी चीज़ों में और भी टॉपिक्स को वो इंटरलेटेड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू में जब कोई चीज़ नॉवेल्टी होती है, देन विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस और मास्टरी देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑटोमेशन। नेक्स्ट है कंटेक्चुअल, जो कि इनका थर्ड सब थ्योरी है। कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल, ये जो है हम जो हम जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं अपने, हम कैसे उसको डील करते हैं इस पे डिपेंड करता है ये फैक्टर। कि स्टर्नबर्ग थर्ड सब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कॉल्ड प्रैक्टिकल और कंटेक्चुअल डील्स विद द मेंटल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अटेनिंग फिट टू कंटेक्ट। कैसे हम अपने आप को कंटेक्ट क्या होता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे अपने आप को फिट करते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट टू एवरीडे लाइफ बाय ड्राइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। प्रैक्टिकल, हम कैसे अपने आप को जो है प्रैक्टिकल उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं।
और बल्कि ये इसके अंदर क्या होता है कि मेनली ये जो है कंटेक्चुअल का मतलब ही इन्होंने इस पे कहा है कि हम एनवायरनमेंट के साथ या तो हम खुद अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं या हम एनवायरनमेंट को ही चेंज कर देते हैं। ये भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इट इज़ द एबिलिटी टू अडैप्ट टू एवरीडे लाइफ बाय ड्राइंग ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल्स। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस enables an individual to understand what needs to be done in a specific setting and then do it through the three processes of adaptation, shaping and selection। फर्दर इन्होंने इनको 3 पार्ट्स में कर दिया, एडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन। ये क्या होता है एडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन? इन्होंने कहा है कि दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज ऑफन रेफर टू एज स्ट्रीट स्मार्ट्स, कि इन जो किस तरीके से इन 3 के ऊपर 3 पर बेस्ड होती है हमारी जो हम कैसे कंटेक्चुअली हम एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। एडेप्टेशन में इन्होंने क्या कहा है, व्हेन वन मेक्स अ चेंज विद इन वन सेल्फ इन ऑर्डर टू बेटर एडजस्ट टू वन सराउंडिंग। कैसे? फॉर एग्जाम्पल व्हेन द वेदर चेंजेस एंड टेम्परेचर ड्रॉप, पीपल अडेप्ट बाई वियरिंग एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथिंग टू रिमेन वार्म। हम कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन के, एनवायरनमेंट की डिमांड्स। यानी हम इसको दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे कि एडेप्टेशन इंडिकेट्स द फिनोमिनन दैट पीपल वांट्स टू एडजस्ट देम टू फिट द एनवायरनमेंट एंड दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ट्राइंग टू अचीव ए गुड फिट बिटवीन वन सेल्फ एंड बिटवीन द एनवायरनमेंट। जैसे इन्होंने बताया कि सर्दी, जैसे वेदर चेंज होता है तो हम सर्दी मान लो आती है तो हम कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ क्लोथिंग पहनकर टू रिमेन वार्म। देन है शेपिंग। शेपिंग अकर्स व्हेन वन चेंजेस द एनवायरनमेंट टू बेटर सूट वंस नीड। इसमें क्या है कि जिसमें हम क्या है उसमें तो हमने अपने आप को चेंज कर दिया। शेपिंग में क्या है, हमने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। यानी अगर हमें लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे तो हम उस जगह को ही छोड़ दें जहाँ पे ठंड पड़ रही है, कोई जो है किसी से उतना नहीं बर्दाश्त होती ठंड, तो क्या उस जगह कोई छोड़ दे, यानी उसने अपने एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज अंडरटेकन व्हेन ए कम्प्लीटली न्यू ऑल्टरनेटिव एनवायरनमेंट इज फाउंड टू रिप्लेस द। अब ये क्या होगा, सेलेक्ट कर लिया उसने अपने आप को, या तो उसने अडेप्ट कर लिया या उसने शेपिंग के एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया, और उसमें क्या किया कि सिलेक्शन इज अंडरटेकन मैंने कम्प्लीटली न्यू, अब उसके बाद एक नया ऑल्टरनेटिव था, न्यू एनवायरनमेंट इज फाउंड टू रिप्लेस द प्रीवियस अनसेटिस्फाइंग एनवायरनमेंट टू मीट द इंडिविजुअल गोल। यानी कि कैसे उसने जो है पहले अपने आप को अडेप्ट कर लिया, अगर जो है ठंड आई तो ठंड में क्या किया कि एक्स्ट्रा लेयर पहन लिया, अगर कोई कर लेगा अडेप्ट तो वो ठीक है, नहीं करता तो वो क्या करता है शेपिंग एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दे, और चेंज करेगा तो क्या होगा एक डिफरेंट एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करके उसके हिसाब से अपने आप में इस टाइप से उन्होंने कहा कि जो 3 कैसे वो चेंज लाएगा कि एडेप्टेशन और शेपिंग and selection. So for instance, immigrants live their lives in their homeland countries where they endure economical and social hardship and go to other country in search of a better। इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि इमिग्रेंट जो होते हैं वो कैसे अपना कुछ तो वहीं रह जाते हैं। अब इमिग्रेंट्स कौन से होते हैं, जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना के हिसाब से अडेप्ट नहीं किया। अब उन्होंने क्या किया, शेपिंग एनवायरनमेंट को ही चेंज कर दिया, यानी उस जगह को ही छोड़ के आगे कहाँ पे दूसरे देश में आ गए, और क्या किया सिलेक्शन क्या किया उन कंट्रीज़ में गए जहाँ पे इन सर्च ऑफ बेटर एंड लेस ट्रेंड लाइफ, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी इनकम है, ज़्यादा अच्छा उनका रहने का प्रोस्पेक्ट्स है। तो ये जो है स्टर्नबर्ग की ट्रियाटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कंटेंट्स दैट इंटेलिजेंस बिहेवियर अराइजेस फ्रॉम ए बैलेंस बिटवीन एनालिटिकल, creative and practical abilities, and that these abilities function collectively to allow individuals to achieve success within a particular socio-cultural context। ये सारा इस लाइन के अंदर की पूरी थ्योरी आ जाती है कि ट्रियाटिक थ्योरी जो है किस किस पे फोकस करती है। एनालिटिकल जिसको हमने कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी कहा, क्रिएटिव जिसको हमने एक्सपीरियंशियल कहा, और नंबर 3 पे क्या प्रैक्टिकल जिसको हमने कंटेक्चुअल थ्योरी का। तो इसके हिसाब से क्या है कि इनके हिसाब से जो इंडिविजुअल जो है जो अडेप्ट कर लेते हैं तो इसके ऊपर उनकी इंटेलिजेंस है डिपेंड करते हैं। एनालिटिकल अगेन उन्होंने लिखा हुआ कि एनालिटिकल एबिलिटीज एनेबल द इंडिविजुअल टू इवेल्युएट, analyze, compare and contrast information। Then again creative abilities generate invention, discovery and other creative endeavors। and practical में क्या होता है, tie everything together by allowing individuals to apply what they have learned in appropriate setting। एनवायरनमेंट में अप्रोप्रिएट सेटिंग में क्या क्या उसने कैसे कैसे लर्न किया। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ द इंडिविजुअल मस्ट मेक द बेस्ट यूज ऑफ हिज हर एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल स्किल को यूज़ करना चाहिए टू बी सक्सेसफुल लाइफ में। सक्सेसफुल होने के लिए इन सब में जो है कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दिस माइट
इन्वॉल्व वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग वीक एरियाज टू बिकम बेटर अडेप्टेड टू नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर। क्यों इन्होंने क्या कहा कि अपने खुद के भी फोकस किया है और एक्सपीरियंस का भी किया कि कैसे हम नया एक्सपीरियंस है मास्टरी कर लेते हैं और वो एक्सपीरियंस हमारा कैसे पुराना होकर हम उसको एडेप्ट उस हिसाब से वही हमारा फिर ऑटोमेशन में कन्वर्ट कर देते हैं और कैसे जो है एनवायरनमेंट के साथ हम लोग शुरू में अडेप्ट करते हैं, नहीं तो उसको सिलेक्शन और शेपिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है इस टाइप से इन्होंने कहा है कि किस टाइप से जो है दस है सेंट्रल फीचर ऑफ द ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इज अडेप्टेबिलिटी बोथ विद इन द इंडिविजुअल में भी एंड विद इन द इंडिविजुअल सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। देन इवेल्युएशन, हर एक थ्योरी की जगह हम इसको भी इवेल्युएट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फिर से ब्रीफ कर देती हूँ कि जो ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है बेसिकली 3 सब जो है कंपोनेंट्स पे है, जिसको हम क्या कहते हैं कंपोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल जो कि क्रिएटिव है एंड कंटेक्चुअल। और कंपोनेंशियल को फर्दर उन्होंने क्या है 3 पार्ट्स में बांट दिया, मेटा कंपोनेंट्स, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज एक्विजिशन। हमने इसमें क्या किया कि जो कंपोनेंशियल को हम दूसरा नाम क्या लेते हैं एनालिटिकल भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या करते हैं मेटा कंपोनेंट्स क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि टू प्लान द थिंग्स, और परफॉर्मेंस का मतलब क्या है टू एग्जीक्यूट और एक्शन में लाना, और नॉलेज का मतलब क्या नॉलेज एक्वायर करना, दैट इज नॉलेज एक्विजिशन। और एक्सपीरियंशियल में उन्होंने क्या कहा है क्रिएटिव इंटेलिजेंस का नाम लिया है इसको, जिसमें नॉवल्टी कोई भी नई चीज़ के साथ हमारा एक्सपोजर होता है, वो हमें नई होती है, मुश्किल लगती है, हम उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद उसमें मास्टरी ले लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हमारी जब मास्टरी होने से ये क्या होता है ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जाती है। देन कंटेक्चुअल जो कि हमारे एनवायरनमेंट से, जो कि हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है, जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से कैसे अडेप्ट करते हैं, या तो खुद को कर लेते हैं तो अडेप्ट हो जाता है, और नहीं तो हम एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं तो शेपिंग, और जो हमारे पास अवेलेबल होता है शेपिंग के बाद जो हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम किस जो हमारे हिसाब से जब फिट होता है उसको हम चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ आवर सिलेक्शन। अब क्या है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन में क्या है कि जैसे हर एक थ्योरी की जगह की तरह जैसे बाकियों को कहा जाता है, इसको भी कहीं ना कहीं इसका भी क्रिटिसाइज हुआ है। सबसे पहले क्या है कि जो ट्रियार्चिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत ही अच्छी थ्योरी है ये। इट सीम्स टू कैप्चर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस नॉट कैप्चर्ड बाय मोर कन्वेंशनल थ्योरी। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बताया, जो कि ट्रेडिशनल कन्वेंशनल थ्योरी में नहीं होता। इट ऑल्सो डिफर फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी से भी वो डिफरेंट है, क्योंकि विच एम्फेसाइज 9 उन्होंने 9 जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था। इन्होंने मेनली क्या कहा है ट्रियार्चिक थ्योरी में इंटेलिजेंस को जो है एम्फेसाइज प्रोसेसेस ऑफ इंटेलिजेंस रादर देन डोमेन। उन्होंने डोमेन्स में कहा है कि 9 डोमेन्स है, इन्होंने क्या कहा है उन्होंने प्रोसेसेस के बारे में कहा एज इन। तो इन्होंने क्या कहा है कि इट ऑल्सो व्यूज इमोशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटेलिजेंस। इवेंचुअली थ्योरी में बी प्रपोज दैट इंटीग्रेट द बेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग थ्योरी। इन्होंने कहा है कि बहुत अच्छी थ्योरी है, इन्होंने इंटेलिजेंस को डोमेन्स में नहीं कहा बल्कि उसने कहा है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूप में इसको लिया है कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस होती है और कैसे अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ। अब ट्रियार्चिक थ्योरी हैज ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज। अब क्या ही वो तो उसका अच्छा हो गया कि वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इट वेरी गुड थ्योरी है। अब क्या है कि क्रिटिसाइज उसमें क्या है कैसे कैसे हुआ है क्रिटिसाइज अनएम्पेरिकल नेचर of triarchical theory and argued that it is absurd to assert that traditional intelligence tests are not measuring practical intelligence when they show a moderate correlation with income, especially at middle age when individuals have had a chance to reach their maximum career potential। कहने का मतलब क्या है, गोल्डफेड सर ने क्या कहा था कि इसको हम जो इनकी थ्योरी है वो अनएम्पेरिकल का है, मतलब हम उसको जो है प्रूव नहीं कर सकते, वी कांट प्रूव इट साइंटिफिकली। तो ये है कि हम कोई भी उस पर टेस्ट नहीं वो कर सकते, जो जैसे जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के लोग कह रहे हैं हम कैसे उसका मेजर करेंगे, तो इसलिए क्या होता है ये अनएम्पेरिकल है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने क्या कहा है एक और पॉइंट, एक तो हो गया प्रैक्टिकल का कि एक तो हो गया अनएम्पेरिकल है। दूसरा क्या कहा है कि जैसे इट इज़ ऑल्सो क्लेम दैट व्हाट स्टर्नबर्ग कॉल्स प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज नॉट ए ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निशन एट ऑल बट सिंपली ए स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स पीपल लर्न टू कोप विद स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। उन्होंने कहा है जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो ये नहीं है कि वो कॉग्निशन है कोई बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है कॉग्निशन का, बल्कि क्या है एक हमारी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपने स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ डील करते हैं, कैसे अपना उसको अडेप्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि बेसिकली जो इसकी जो थ्योरी है उन्होंने क्या कहा है कि प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो ये थ्योरी नहीं हो सकती, क्योंकि द मेजर डिफिकल्टी इन स्टर्नबर्ग थ्योरी इज इन ट्रांसलेटिंग देम इनटू
साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ कॉग्निटिव की कैसे आप कॉग्निटिव एबिलिटी को कि उन्होंने क्योंकि कहीं पे भी उसकी बात की ही नहीं, इन्होंने क्या कहा इस टर्म के लिए सबसे मेजर डिफिकल्टी क्या है, ट्रांसलेटिंग दैम टू साइकोमेट्रिक, क्योंकि साइकोमेट्रिक हम अनएम्पेरिकल है, हम इसको साइंटिफिकली प्रूव कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कहा है कि मेजर डिफिकल्टी क्या है कि इनको साइकोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम उनको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते। एज फॉर द क्रिएटिव कॉम्पोनेंट्स टर्म, क्योंकि इन्होंने जो है सेकेंड जो उनका था कॉम्पोनेंट जिसको इन्होंने एक्सपीरियंशियल कहा था और या क्रिएटिव कहा था, तो इन्होंने कहा था एज फॉर द क्रिएटिव कंपोनेंट ऑफ स्टर्नबर्ग मॉडल इज स्टडी क्वेश्चन वेदर इट इज मीनिंगफुल टू टेक क्रिएटिविटी एज ए कॉग्निटिव एबिलिटी। ये क्या कहते हैं, जो क्रिएटिविटी है ये कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ये कोई कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं है जो जिन लोगों ने इसको क्रिटिसाइज की है, सेपरेट फ्रॉम द एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बट इंस्टेड फाइंड दैट क्रिएटिविटी सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ ए हाई इंटेलिजेंस। को क्या कहते हैं, जो क्रिएटिविटी है वो सिंपल जो है हाई इंटेलिजेंस स्कोर है उसका एक प्रोडक्ट है, यानी हम जिसके पास ज़्यादा इंटेलिजेंस स्कोर होता है उसके पास क्रिएटिविटी होती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने कहा है कि कोई कॉग्निटिव हमारी एबिलिटी नहीं है, जो जिसको हम इन्होंने अलग से कहा है कि वो कैसे कैसे हम लोग जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, कैसे हमारे कोई नया एक्सपीरियंस के साथ हम एक्सपोज होते हैं। और जो क्रिएटिव होता है इंडिविजुअल वो क्या करता है कि जो कोई नई जब इस सिचुएशन के साथ एक्सपोज होता है तो उसके ऑल्टरनेटिव बहुत डिफरेंट तरह के ऑल्टरनेटिव भी सर्च कर लेता है ड्यू टू हिज और हर क्रिएटिविटी एबिलिटी। तो वही वो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई एज ए कोई कॉग्निटिव ऐसी कोई एबिलिटी है जो कि एनालिटिक इंटेलिजेंस से अलग है, ये एनालिटिकल का ही पार्ट है। कहने का मतलब ये है जिसके लिए या यूँ कह सकते हैं जिसका हाई इंटेलिजेंस स्कोर होता है हम ये कह सकते हैं कि वो क्रिएटिविटी है। इसके लिए अलग से हम ये सोचें एक जो है सब थ्योरी लेना वो गलत है। तो बेसिकली इनकी जो है 3-4 पॉइंट निकलते हैं कि अनएम्पेरिकल है, जिसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अकॉर्डिंग जैसे दास ने कहा कि नॉट ए साइकोमेट्रिक थ्योरी, नॉट ए जो है मेजरेबल नहीं है ये, और तीसरा जो क्रिएटिविटी है इज़ नॉट ए इंटेलिजेंस। तो अब जो है ये पूरा यूनिट भी यहाँ पे ख़त्म होता है 3 पार्ट्स में। नेक्स्ट हम वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।